आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी की जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। इसका नाम है मायल्जिक एन्सेफेलोमायलाइटिस, जिसे क्रोनिक फटीग सिंड्रोम यानी MECFS भी कहते हैं। ये बिल्कुल एक अदृश्य दुश्मन जैसा है जो चुपचाप न जाने कितने लोगों की जिंदगी पर असर डाल रहा है। ये शब्द है CLK, एक 54 साल की मरीज, और उनकी आवाज में ना सिर्फ उनका नहीं बल्कि उन हजारों लोगों का दर्द झलकता है जो इस बीमारी से हर रोज लड़ रहे हैं। एक जवाब की तलाश में एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास भटकते रहते हैं। तो चलिए CL की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, इस बीमारी से पहले उनकी जिंदगी कैसी थी। एकदम एनर्जी से भरी हुई। वो एक टीचर थी, एडवांस पिलाटेस करती थी, खूब सोशल थी, एक्टिव थी, और फिर सब कुछ बदल गया। वो बिस्तर तक सिमट गईं, एक गंभीर ब्रेन फॉग के धुंध में जैसे खो गईं, और जो काम उन्हें सबसे प्यारा था वो भी नहीं कर पाती थी। तो CL का जो ये अनुभव है ना, यही हमें इस बीमारी के असली लक्षणों तक ले जाता है। उनकी जिंदगी में जो ये ठहराव आया वो साफ दिखाता है कि ये मामला सिर्फ थकान का नहीं है, बल्कि उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। इसका जो सबसे बड़ा लक्षण है वो है पैथोलॉजिकल थकान। अब जरा सोचिए, ये वो आम वाली थकान नहीं है जो दिन भर काम करके होती है। नहीं, ये कुछ ऐसा है जैसे शरीर की बैटरी पूरी तरह से जीरो हो गई हो और आप कितनी भी नींद ले लें वो चार्ज ही नहीं हो रही। ये इंसान को अंदर से एकदम लाचार महसूस करा सकती है। और यहीं पर हम MECFS के सबसे खास मतलब इसके हॉलमार्क सिम्टम पर आते हैं। इसे कहते हैं पोस्ट एक्सर्शनल मलेज या शॉर्ट में पेम। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जरा सी भी मेहनत, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल, उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। सोचकर देखिए, CL के लिए बैंक जाने जैसा छोटा सा काम एक क्रैश ला सकता है। एक ऐसा क्रैश जो उन्हें 2-2 दिन के लिए बिस्तर पर पटक दे। ऐसा लगता है मानो शरीर का पूरा सिस्टम ही शट डाउन हो गया हो। और फिर है ब्रेन फॉग। देखिए, ये कोई मजाक नहीं है, ये सच में सोचने समझने की क्षमता में एक गिरावट है। CL, जिन्हें किताबें पढ़ना इतना पसंद था, अब कुछ पैराग्राफ से ज्यादा पढ़ ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वो याद ही नहीं रख पाती कि उन्होंने अभी अभी क्या पढ़ा। तो सवाल ये उठता है कि भाई, अगर लक्षण इतने साफ हैं तो फिर सही डायग्नोसिस मिलना इतना मुश्किल क्यों है? ये एक ऐसी भूल भुलैया है जिसमें मरीज सालों साल खोए रहते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 80%। एक अनुमान के मुताबिक MECFS के 80% मरीज एक सही डायग्नोसिस के लिए सालों तक संघर्ष करते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारे मेडिकल सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमी को दिखाता है। और ये संघर्ष है क्यों? वजहें कई हैं। एक तो ज्यादातर मेडिकल स्कूलों के सिलेबस में इस बीमारी का जिक्र तक नहीं होता। दूसरा, कोई एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट नहीं है जिससे ये कंफर्म हो सके। ऊपर से इसकी इतनी अलग अलग परिभाषाएं हैं कि डॉक्टर और मरीज दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं। और नतीजा बहुत दुखद होता है। मरीजों को अक्सर ये कहकर टाल दिया जाता है कि अरे, ये सब तुम्हारे दिमाग में है। उनकी असली शारीरिक तकलीफ को एक मानसिक समस्या बताकर खारिज कर दिया जाता है। ये उनके दर्द को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो चलिए, अब मरीज के अनुभव से आगे बढ़ते हैं और जरा साइंस की दुनिया में झांकते हैं। रिसर्च से अब ये साफ हो रहा है कि MECFS एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल बीमारी है जिसके शरीर पर बहुत गहरे और असली असर होते हैं। साइंस हमें ये बताता है कि मरीजों का इम्यून सिस्टम हर वक्त जैसे एक फाइट मोड में रहता है। उनके शरीर में साइटोकाइंस, जो इम्यून सिस्टम के मैसेंजर प्रोटीन होते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। आसान भाषा में समझें तो ऐसा लगता है जैसे शरीर में कोई इन्फेक्शन है जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा। और बस यही वजह है कि उन्हें लगातार फ्लू जैसी फीलिंग आती रहती है। तो फिर ये इतनी जबरदस्त थकान ये आती कहाँ से है? इसकी वजह हमारे सेल्स के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया में छुपी है। शरीर में जो लगातार सूजन बनी रहती है वो इन पावर हाउस को डैमेज करती है, और जब माइटोकॉन्ड्रिया ही ठीक से एनर्जी नहीं बना पाएंगे तो नतीजा क्या होगा? वही पैम और वो कभी ना खत्म होने वाली थकान। ये एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और ये बीमारी सिर्फ थकान तक ही नहीं रुकती, दर्द भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सोचिए, लगभग 73% मरीज मांसपेशियों के दर्द से जूझते हैं, 64% को जोड़ों में दर्द रहता है, और करीब आधे मरीजों को ऐसे सिर दर्द होते हैं जो उन्होंने पहले कभी महसूस ही नहीं किए। ये एक ऐसी तकलीफ है जो जैसे हर तरफ से हमला करती है।
और याद है हमने बात की थी कि सीएल को बैंक में कैसा महसूस हुआ था? उसे कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक इंटॉलरेंस, मतलब सीधे खड़े रहने में मुश्किल होना। जब मरीज खड़ा होता है तो उसका शरीर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाता और इसी वजह से जबरदस्त थकावट और चक्कर आते हैं। अच्छा, तो जब डायग्नोसिस इतना मुश्किल है और बीमारी इतनी कॉम्प्लेक्स, तो सवाल ये है कि मरीज आखिर करे तो करें क्या? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज पर नजर डालते हैं जो इसे मैनेज करने में मदद कर सकती हैं। तो मरीजों के लिए सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी है पेसिंग। इसे ऐसे समझिए कि उनके पास एनर्जी का एक बहुत छोटा सा लिफाफा या कह लीजिए एक बजट है। उन्हें बहुत सोच समझकर ये तय करना होता है कि वो इस एनर्जी को कहाँ और कैसे खर्च करें। मकसद सिर्फ एक है, अपनी लिमिट में रहना, ताकि वो PEM के क्रैश से बच सकें। कई मरीजों के लिए एक और बहुत बड़ी चुनौती है रात को बीच में ही जाग जाना। अक्सर रात के 3 बजे के आसपास उनकी नींद टूट जाती है और फिर सोना मुश्किल हो जाता है। इसका एक संभावित कारण है स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल। इसे समझने के लिए छलकते हुए कप की ये मिसाल बहुत अच्छी है। मान लीजिए एक स्वस्थ इंसान का शरीर एक कप है जो रात में लगभग खाली होता है। सुबह 3 बजे जब शरीर में नेचुरली थोड़ा कॉर्टिसोल बढ़ता है तो कप भरता नहीं, लेकिन एक MECFS मरीज का कप पहले से ही स्ट्रेस से लबालब भरा होता है, तो सुबह 3 बजे की वो जरा सी बढ़त भी कप को छलका देती है और उनकी नींद टूट जाती है। ब्रेन फॉग और सेंसरी ओवरलोड की वजह से मरीज अक्सर मानसिक रूप से बहुत बोझिल महसूस करते हैं, जिसे कहते हैं ओवरवेल्म्ड हो जाना। ऐसी सिचुएशन में एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है जो उन्हें वापस प्रेजेंट मोमेंट में लाने में मदद कर सकती है। इसे कहते हैं 5, 4, 3, 2, 1 ग्राउंडिंग मेथड। ये अपनी 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करके दिमाग को वापस खींचकर आज में, अभी में लाने का एक तरीका है। बस अपने आसपास नोटिस करना है। 5 चीजें जो दिख रही हैं, 4 चीजें जिन्हें छुआ जा सकता है, 3 आवाजें जो सुनाई दे रही हैं, 2 गंध जो सूंघी जा सकती हैं और 1 भावना जो इस पल में महसूस हो रही है। ये दिमाग को शांत करने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। तो इस पूरी चर्चा से जो खास बातें निकल कर आती हैं वो ये हैं। पहली, MECFS एक गंभीर बायोलॉजिकल बीमारी है, ये कोई साइकोलॉजिकल इश्यू नहीं है। दूसरी, पोस्ट एक्सर्शनल मलेज यानी PEM इसका सबसे बड़ा, सबसे डिफाइनिंग लक्षण है। तीसरी, साइंस अब ये साफ साफ दिखा रहा है कि इम्यून और एनर्जी सिस्टम में गड़बड़ियां हैं। और आखिर में पेसिंग जैसी स्ट्रैटेजीज ही इसे मैनेज करने का सबसे कारगर तरीका है। और आखिर में एक सवाल जो ये सब कुछ सोचने पर मजबूर करता है, हमारी दुनिया में और कितनी ऐसी अदृश्य बीमारियां हैं जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई तो उन पे विश्वास करे।